मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु 1748 में हो गई बच्चों, और इसी के पश्चात हम देखते हैं कि नए मुगल बादशाह के पद पर अहमद शाह काबिज हुआ। इसी समय पीरियड में हम देखते हैं बच्चों कि फारस का शाह नादिर शाह भी मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, और उसके पश्चात अहमद शाह अब्दाली ईरान या फारस का बादशाह बनता है, या यूँ कहें कि ईरान या फारस का शाह बनता है। इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों कि अहमद शाह अब्दाली जो कि नादिर शाह का उत्तराधिकारी है, उसी तरह से भारत में मोहम्मद शाह रंगीला का उत्तराधिकारी हुआ है अहमद शाह। यह नामों में कन्फ्यूज़न हो सकता है, मुगल बादशाह कौन है? अहमद शाह, और इसी समय ईरान या फारस का शाह भी कौन है? अहमद शाह अब्दाली। इसमें आप कंफ्यूज ना हो। अब हम देखते हैं कि 1748 में जैसे ही अहमद शाह अब्दाली फारस का शाह बनता है, वह साम्राज्य विस्तार सहित अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भारत पर आक्रमण आरंभ कर देता है। उत्तर प्रदेश पीसीएस एग्जामिनेशंस में एक बार प्रश्न पूछा गया था कि अहमद शाह अब्दाली का प्रथम आक्रमण कब हुआ था? उत्तर है 1748। इसी तरह से यह भी पूछा गया था कि जब फारस का शाह अहमद शाह अब्दाली भारत पर आक्रमण करता है, तब भारत का मुगल बादशाह कौन है? इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों अहमद शाह। इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों कि मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु के पश्चात अहमद शाह अगला मुगल बादशाह बनता है, तथा इसी के काल में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण भी भारत पर आरंभ होते हैं। अहमद शाह अब्दाली के कई आक्रमण हुए, जिनमें सर्वप्रसिद्ध है 1761 का पानीपत का तृतीय युद्ध, जिसमें अहमद शाह अब्दाली मराठों को निर्णायक रूप से पराजित करता है। मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में अवध में बुरहान उल मुल्क सादत खान ने एक स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना की थी। सादत खान की मृत्यु के पश्चात अवध का जो अगला नवाब है वह है सफदरजंग। इस प्रकार बच्चों जब मुगल बादशाह अहमद शाह शासन कर रहा है, उसी का समकालीन अवध का जो नवाब है वह है सफदरजंग। अब ध्यान ही रखिए कि नादिर शाह के आक्रमण के पश्चात अवध की स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई थी, और जब भारत पर अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण हुए तो उत्तर भारतीय राजनीति में मुगलों के अलावा अवध, जाट तथा मराठों की जो भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई थी। इन्हीं परिस्थितियों में हम देखते हैं कि मुगल बादशाह अहमद शाह ने अवध के नवाब सफदरजंग को अपना वजीर नियुक्त किया। ध्यान रखिएगा, मुगल बादशाह अहमद शाह ने अवध के नवाब सफदरजंग को अपना वजीर नियुक्त किया। यही कारण है बच्चों कि कालांतर में जब अवध के कोई भी नवाब बनता था तो उसे नवाब वजीर की उपाधि प्राप्त होती थी, अर्थात अवध के नवाब को अब क्या कहा जाने लगा? नवाब वजीर। इसी तरह हम देखते हैं बच्चों कि मुगल बादशाह अहमद शाह के समय उसके राज दरबार में एक महिला है जिसका नाम है उदम बाई। उदम बाई का राजकीय कार्यों में या प्रतिदिन के राजकीय कार्यों में, प्रशासकीय कार्यों में काफ़ी बड़ा हस्तक्षेप था। यही कारण रहा कि उदम बाई को किबला ए आलम की उपाधि प्राप्त थी। अहमद शाह के शासनकाल की एक अन्य महत्वपूर्ण घटना है बच्चों 1754 की। 1754 में मुगल बादशाह अहमद शाह इमाद उल मुल्क को अपना नया वजीर नियुक्त करता है, तथा यही इमाद उल मुल्क अहमद शाह के विरुद्ध षड्यंत्र करता है तथा जहांदार शाह के पुत्र अजीजुद्दीन को आलमगीर द्वितीय की उपाधि के साथ अगला मुगल बादशाह बनाता है। इस प्रकार बच्चों अगला मुगल बादशाह हम देखते हैं आलमगीर द्वितीय, जो कि 1754 से लेकर 1758 तक मुगल बादशाह रहता है। आलमगीर द्वितीय के समय काल की एक महत्वपूर्ण घटना है 1757 का प्लासी का युद्ध। जैसा कि आपने देखा था कि फर्रुखशेर के समय 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखशेर ने ब्रिटिश कंपनी को एक मैग्ना कार्टा या कहें कि अधिकार पत्र प्रदान किया था। इसी अधिकार पत्र में दी गई रियायतों के कारण बंगाल के नवाब तथा ब्रिटिश कंपनी के मध्य संघर्ष की उत्पत्ति होती है, और इसी संघर्ष की उत्पत्ति का परिणाम हम प्लासी के युद्ध के रूप में देख पाते हैं। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ बंगाल के नवाब तथा ब्रिटिश के मध्य, और यह घटना जब घटित हुई उस समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय। यह कई बार यह कथन या यह कहें कि यह स्टेटमेंट या यह फैक्ट कई बार प्रश्नों में पूछा गया है। प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा कि प्लासी के युद्ध के समय या 1757 में प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आंसर करना पड़ेगा बच्चों आपको आलमगीर द्वितीय। हम देखते हैं बच्चों कि 1759 में आलमगीर द्वितीय की हत्या उसके वजीर इमाद उल मुल्क द्वारा कर दी जाती है। मुगल साम्राज्य के वजीर इमाद उल मुल्क द्वारा जब आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी जाती है, उसी समय अवध में शाह आलम द्वितीय है जो कि निर्वासित जीवन जी रहा है, वह अगला मुगल बादशाह बनाया जाता है। शाह आलम द्वितीय का टाइम पीरियड काफ़ी लंबा है बच्चों, 1759 से लेकर 1806 तक शाह आलम द्वितीय अगला मुगल बादशाह रहता है। कई बार ये देखा गया है कि प्रश्नों में शाह आलम द्वितीय की जगह अली गौहर के नाम से प्रश्न पूछा गया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अली गौहर
इसका मुख्य नाम है तथा शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह की उपाधि है। इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों की अली गौहर ही वह व्यक्ति है जो कि शाह आलम द्वितीय के नाम से अगला मुगल बादशाह बना है। अली गौहर या शाह आलम द्वितीय के समय की कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि आपसे प्रश्नों में पूछी जा सकती है प्रीलिम्स में। पहला है वांडीवाश का युद्ध। ध्यान रखें बच्चों की ब्रिटिश कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा अन्य यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों के मध्य एक व्यापारिक सत्ता संघर्ष या राजनीतिक व्यापारिक सत्ता संघर्ष चल रहा था। यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों में ब्रिटिश कंपनी विजित होती है तथा उसके सामने एक कट्टर प्रतिद्वंदी कंपनी होती थी, फ्रांसीसी कंपनी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी यह कहे कि फ्रांसीसी कंपनी को एक निर्णायक युद्ध में, वांडीवाश के युद्ध में ब्रिटिश हराते हैं। या यूँ कहें बच्चों कि ब्रिटिश द्वारा फ्रांसीसी कंपनी को निर्णायक रूप से वांडीवाश के युद्ध में पराजित किया जाता है। यह वांडीवाश का युद्ध कई बार पूछा गया है। सबसे पहले यह जो तारीख है आप ध्यान रखें, वांडीवाश का युद्ध 1760 में हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ, जिसमें फ्रांसीसी कंपनी निर्णायक रूप से पराजित हुई और ब्रिटिश कंपनी निर्णायक रूप से विजित हुई। आपसे प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि वांडीवाश का युद्ध किस मुगल बादशाह के टाइम पीरियड पे हुआ। उसका आंसर है बच्चों अली गौहर या शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल की एक अन्य महत्वपूर्ण घटना है बच्चों 1761 का पानीपत का तृतीय युद्ध, जिसमें अहमद शाह अब्दाली मराठों को निर्णायक रूप से पराजित करता है। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था। आंसर क्या मिलेगा? शाह आलम द्वितीय। बंगाल के नवाब तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हो रहे संघर्ष की एक परिणति या यूँ कहें कि निर्णायक परिणति हमें 1764 में दिखाई देती है, जब बक्सर का युद्ध होता है। यह बक्सर का युद्ध बच्चों मुख्य रूप से बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम, ध्यान रखें मैं बोल रहा हूँ अपदस्थ नवाब, बक्सर के युद्ध के पहले बंगाल का नवाब मीर कासिम ही होता है, किंतु मीर कासिम को बंगाल में अपनी राजधानी को छोड़ना पड़ता है। ऐसी स्थितियों में अंग्रेज मीर कासिम के पलायन के पश्चात मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाते हैं। बंगाल का अपदस्थ नवाब या यह कहें कि बंगाल से पलायन कर चुका मीर कासिम पहुंचता है अवध। अवध में अवध का नवाब है शुजाउद्दौला, वहां पर यह शुजाउद्दौला के साथ संधि करता है। इसी समय अवध में आपको मिलेगा शाह आलम द्वितीय। ध्यान दीजिए, बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ये तीनों मिलकर एक त्रिगुट बनाते हैं और इस गुट का सामना होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनानायक हेक्टर मुनरो से। जहां प्लासी का युद्ध एक धोखा था, वहीं बक्सर का युद्ध एक वास्तविक युद्ध था बच्चों। इस युद्ध में अपनी श्रेष्ठ तकनीकी तथा नवीन प्रयोगों के आधार पर हेक्टर मुनरो मीर कासिम, शुजाउद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित करता है और यह बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास को एक नई दिशा प्रदान करता है। आपसे पूछा जा सकता है कि बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आंसर ध्यान रखें, शाह आलम द्वितीय। फिर पूछा जा सकता है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? आंसर है मीर जाफर, ना कि मीर कासिम। मीर कासिम अपदस्थ नवाब है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि बक्सर के युद्ध के समय 1764 में बक्सर के युद्ध समय अवध का नवाब कौन है? आंसर मिलेगा शुजाउद्दौला। ये सभी प्रश्न हैं जो कि बनते हैं बच्चों। बक्सर के युद्ध के पश्चात अब मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, बंगाल का नवाब तथा अवध का नवाब ब्रिटिश शरण में है। अब कंपनी को इनके साथ संधि करनी है। ऐसी स्थिति में प्लासी के हीरो रॉबर्ट क्लाइव को कंपनी पुनः इंग्लैंड से भारत बुलाती है तथा रॉबर्ट क्लाइव भारत आने के पश्चात कंपनी द्वारा दो प्रकार की संधियां तैयार करवाता है तथा पहली संधि पर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से तथा द्वितीय संधि पर अवध के नवाब के हस्ताक्षर करवाता है। ध्यान रखें, ये संधियां कही जाती है इलाहाबाद की प्रथम संधि तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि। आपसे पूछा जा सकता है कि 1765 में इलाहाबाद की प्रथम संधि, जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार कंपनी को प्राप्त हो गए, इस संधि पर किसने हस्ताक्षर किए? आंसर है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने। ध्यान रखें बच्चों कि 1765 से लेकर 1772 तक बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली आरंभ होती है और उस आरंभ की जो जड़ है वह है इलाहाबाद की प्रथम संधि, क्योंकि इसमें दीवानी अधिकार किसको मिल जाते हैं? कंपनी को। रेवेन्यू रिलेटेड सारे अधिकार किसको हैं? कंपनी को। और फौजदारी के जो दायित्व हैं वो किसको मिल गए हैं? बंगाल के नवाब को। इसी तरह की एक अन्य संधि है जिसको मैं भी पुकार चुका हूं दूसरी संधि के नाम से, इलाहाबाद की द्वितीय संधि, जो कि अवध के नवाब से की गई थी।
हम देखते हैं बच्चों की इलाहाबाद की संधि के पश्चात यानी कि 1765 से लेकर 1772 तक जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय है वो वस्तुतः अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त एक अधिकारी है। वस्तुतः इस समय शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल बादशाह व अंग्रेजी संरक्षण में है या कहें कि ब्रिटिश संरक्षण में है। 1772 में मराठों द्वारा या कहें कि मराठा सेनापति महादजी सिंधिया पुनः शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों की शरण से बाहर निकालता है तथा उसे पुनः राजधानी में स्थापित करता है। जैसा कि हम देखते हैं कि 1765 से लेकर 1772 तक मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय अंग्रेजी संरक्षण में रहता है। 1772 में एक नवीन घटनाक्रम इस प्रकार घटित होता है कि मराठा सरदार महादजी सिंधिया शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजी संरक्षण निकालकर पुनः राजधानी में स्थापित करते हैं। 1772 से लेकर 1803 तक जब तक कि अंग्रेज सेनापति लेक पुनः मराठों को पराजित नहीं कर देता तब तक शाह आलम द्वितीय मराठा संरक्षण में रहता है और उसके बाद में यह पुनः अंग्रेजी संरक्षण में आ जाता है और इसके बाद में कभी भी मुगल बादशाह अंग्रेजी संरक्षण से बाहर नहीं निकल पाता है। शाह आलम द्वितीय का शासनकाल वस्तुतः हमें दिखाई देता है मुगल बादशाह की पतन अवस्था को। इस पतन अवस्था का चरम उत्कर्ष का काल है 1806 में। 1806 में रोहेला सरदार गुलाम कादिर शाह आलम द्वितीय को अंधा करता है तथा बाद में उसको मार देता है। इस तरह से मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय का अंत हो जाता है 1806 में और उसके पश्चात अकबर द्वितीय अगला मुगल बादशाह बनता है। अकबर द्वितीय जो कि शाह आलम द्वितीय के पश्चात अगला मुगल बादशाह बना है उसका टाइम पीरियड है 1806 से लेकर 1837 तक। ध्यान रखें बच्चों कि अब से लेकर बहादुर शाह जफर के अंत तक मुगल बादशाह केवल और केवल ब्रिटिश संरक्षण में है तथा उनके पेंशन याफ्ता है। अकबर द्वितीय 1806 में पूरी तरह से अंग्रेजी संरक्षण में बादशाह बनने वाला पहला मुगल बादशाह रहा है। बच्चों आपसे पूछा जा सकता है कि वह पहला मुगल बादशाह जो कि पूरी तरह से अंग्रेजी संरक्षण में ही बादशाह बना वो कौन था, तो उत्तर मिलेगा आपको अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय जो कि ब्रिटिश संरक्षण में तथा ब्रिटिश द्वारा पेंशन पर जीने वाला मुगल बादशाह है, वह अपनी पेंशन में वृद्धि हेतु राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन भी भेजता है। ध्यान रखें बच्चों की राजा राम मोहन राय की जो उपाधि है राजा, वह राजा उपाधि दी गई थी मुगल बादशाह अकबर द्वितीय द्वारा। अकबर द्वितीय ही वह मुगल बादशाह था जिसने राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजा था ताकि राजा राम मोहन राय अंग्रेजों के सामने या कहें कि ब्रिटिश के सामने मुगल बादशाह की पेंशन में वृद्धि करवा सके। किंतु अफसोस की बात है कि 1833 में ब्रिस्टल में ही राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है तथा मुगल बादशाह अकबर द्वितीय का यह उद्देश्य कि वो उसकी पेंशन में वृद्धि हो जाए संभव नहीं हो पाता। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के समय की कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं को हम इस प्रकार देख सकते हैं। जैसा कि आप देखिए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1817 से लेकर 1818 के मध्य हुआ। यह तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि निर्णायक युद्ध था ब्रिटिश तथा मराठाओं के मध्य, यह लड़ा गया था अकबर द्वितीय के समय जिसमें मराठा निर्णायक रूप से पराजित हो गए थे। हम यह भी देखते हैं बच्चों कि अकबर द्वितीय के शासनकाल में ही 1835 में भारत में मुगल बादशाह के नाम के सिक्के बंद हो चुके थे और वहीं अन्य क्षेत्रीय सिक्कों तथा ब्रिटिश द्वारा जारी किए गए सिक्कों का प्रचलन आरंभ हुआ। 1837 में अकबर द्वितीय की मृत्यु के पश्चात अगला जो मुगल बादशाह है वह है बहादुर शाह जफर। ध्यान रखें कि बहादुर शाह जफर का जो टाइम पीरियड है या कहें कि शासनकाल है वो 1837 से लेकर 1857 या 58 तक माना जाता है। 58 से लेकर उसकी मृत्यु तक 1862 तक वह मुगल बादशाह नहीं था बल्कि उसको निर्वासन दे दिया गया था ब्रिटिश द्वारा और उसकी मृत्यु भी रंगून में ही हुई थी। बहादुर शाह जिसकी उपाधि जफर थी, ध्यान रखें वह जफर के नाम से उर्दू पोइट्री किया करता था। बहादुर शाह जिसकी उपाधि है जफर, यह हमारा अंतिम मुगल बादशाह है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वह कौन सा मुगल बादशाह है जो कि भारत का अंतिम मुगल बादशाह था, तो उत्तर है बहादुर शाह या बहादुर शाह जफर। आपसे यह भी पूछा जा सकता है बच्चों कि वह कौन सा मुगल बादशाह है जिसकी कब्र रंगून में है, आंसर देना है आपको बहादुर शाह जफर। वस्तुतः हुआ यूं कि 1857 की घटना के पश्चात मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को उसके पद से हटाकर देश से निर्वासित कर दिया गया तथा रंगून में उसे नज़रबंद रखा गया। रंगून जो कि वर्तमान म्यांमार में है, बर्मा में है, वहीं पर उसकी मृत्यु हुई तथा आज भी रंगून में ही बहादुर शाह जफर की कब्र विद्यमान है। बच्चों 1857 के विद्रोह के पश्चात जब हम देखते हैं महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जो कि 1 नवंबर 1858 को पढ़कर सुनाया गया। इस महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र में भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से अब ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया था।
इसका सीधा मतलब यह था कि अब मुगल बादशाह व उसके कार्यों की औपचारिक रूप से समाप्ति कर दी गई। हम देखते हैं बच्चों की बहादुर शाह जफर जो कि अंतिम मुगल बादशाह है, वह सांस्कृतिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्व रखता है। हम देखते हैं कि हसन अस्करी जो कि बहादुर शाह जफर के आध्यात्मिक गुरु रहे, वहीं इब्राहिम ज़ोक तथा मिर्ज़ा गालिब बहादुर शाह जफर के उर्दू पोइट्री के या कहें कि उर्दू कविता के शिक्षक थे। एक बार प्रश्न पूछा गया है कि बहादुर शाह जफर के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? आंसर है हसन अस्करी। वहीं आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि बहादुर शाह जफर के कविता के गुरु कौन हैं या उर्दू पोइट्री किसने सिखाई? आंसर देना है इब्राहिम ज़ोक व मिर्ज़ा गालिब। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति के समय कौन उर्दू शायर था जो कि जीवित था या फिर उस समय उपस्थित था? आंसर देना है मिर्ज़ा गालिब। ये सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं बच्चों। इस प्रकार बहादुर शाह जफर एक उर्दू पोइट्री को संरक्षण देने वाला, आध्यात्मिक रुझान रखने वाला गज़ल गायक था। वहीं हम यह भी देखते हैं कि बहादुर शाह जफर के टाइम पीरियड पर ही आंग्ल सिख युद्ध भी हुए और जिसमें सिखों की निर्णायक पराजय हुई बच्चों। कुल मिलाकर हम देखते हैं कि बहादुर शाह जफर का टाइम पीरियड उस गौरवशाली मुगल साम्राज्य के पतन का अंतिम समय था जब यह महान वृक्ष टूटकर गिर रहा था।